हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। मैं काफ़ी अरसे से नौकरी की तलाश में हर जगह अप्लाई कर चुका था, मगर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। मैंने हाल ही में एमएससी की डिग्री कंप्लीट की थी। मैं कभी भी एक ड्राइवर की जॉब ना करता, मगर वहाँ की सैलरी सुनकर मैंने जॉब के लिए हामी भर ली। पहली बार मेरा इंटरव्यू एक बूढ़ी खातून ने लिया था, जिनकी उम्र 50 से 70 के दरमियान में थी। मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे ये जॉब करनी भी चाहिए या नहीं। घर के माली हालात इजाजत नहीं देते थे कि मैं ये जॉब ना करूं, इसलिए मैंने इस जॉब को करने की हामी भर ली। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं मुझे जब इस बूढ़ी खातून ने ड्राइवर की सैलरी बताई। इतने में तो मेरे पूरे 2 माह का खर्चा निकल जाना था। बस बूढ़ी औरत ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया था कि अगर मैंने अच्छे से ड्राइवर की जॉब की तो वो मेरी सैलरी बढ़ा देंगी। ना सिर्फ सैलरी बढ़ाएंगी बल्कि वो मुझे अपने घर में मौजूद क्वार्टर में रहने की इजाज़त भी दे देंगी। मेरे गांव में पढ़ाई की सहूलियात ना होने की वजह से मैंने शहर कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैं हॉस्टल में मेरी रिहाइश थी। मैं हर माह माँ को एक मखसूस रकम घर अपनी भिजवाता था ताकि इन्हें किसी के घरों में काम करके ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं बैक वक्त पढ़ाई भी करता और साथ ही साथ जॉब भी करता था। मैंने एक होटल में नाइट ड्यूटी भी ज्वाइन कर रखी थी। मैं दो दो जॉब्स करके भी वो रकम हासिल नहीं कर पाता था जो वो बूढ़ी खातून मुझे सिर्फ ड्राइवर होने पर दे रही थी। हालात से मजबूर होकर मैंने ड्राइवरी की जॉब कर ली। अभी भी मैं कंफ्यूज था। मैंने तब हतमी फैसला किया जब वो लड़की जिसको कॉलेज लेकर आने जाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, वो मेरे सामने आई। उसको देखते ही मेरे मुंह से बेख्तियार माशाल्लाह निकला। सद शुक्र कि किसी ने सुना नहीं। मैंने इस जॉब की हामी भर ली कि अगर वो सैलरी भी कम दे तब भी मैं वो जॉब करने को तैयार हूँ। वो वही लड़की थी जो मुझे पार्क में मिली थी। मैं तब भी उसे देखते का देखता ही रह गया था और आज भी, हालांकि वो मुझसे 10 से 15 साल छोटी थी। उसको देखकर हवस से मेरी आंखें चमक उठी। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था और ये तभी मुमकिन था जब मैं उसके हर वक्त पास रहूं। वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी रंगत बिल्कुल सफेद, आंखें नीली और उसका गोल मटोल चेहरे से बनते हुए डिंपल किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जो करने की सलाहियत रखते थे। मैं जवानी के इस दौर पे गुजर रहा था जहां पर हर इंसान इस बात की भी तमीज नहीं करता कि ये जायज बात है या नाजायज। वो किसी की भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए चाहता है कि वो मेरी ख्वाहिश बन गई थी। जब से मैं उसे देखा था मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। वो नजरें झुकाए बैठी थी लेकिन मैं उसे आंखें फाड़े देख रहा था। अचानक उसकी दादी की नजर मुझ पर पड़ी। मुझे अपनी नजरों से जांचने की कोशिश कर रही थी कि वो मुझे अपनी पोती की जिम्मेदारी सौंपे या नहीं। उनके मतवज्जो करने पर मैंने जल्दी से आंखें नीचे की और फर्श को घूरने लगा। वहां मौजूद दबेज कालीन नहायत ही नरम जो मेरे पाँव की फटी हुई एड़ियों को बहुत सुकून दे रही थी। इस बूढ़ी खातून ने मुझे लिफाफे में एक रकम डाल के दी जो कि एडवांस के तौर पर वो रकम मुझे मिली थी, जो मेरी सैलरी से मुझे मिली थी। क्योंकि मैंने अपनी सीवी में लिखा था कि मुझे 2 जॉब्स कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी सहूलत के लिए मुझे एडवांस पेमेंट कर दी थी ताकि मैं इस माह का खर्चा बगैर जॉब दो के निकाल सकूं और अपने घर भिजवा सकूं। उसकी दादी मैनेजर से कुछ डिस्कस कर रही थी। उनका मुंह दूसरी तरफ था। मैंने जरा सा आंखें उठाकर उस लड़की की जानिब देखा। वो अपने मोबाइल में गुम थी। मैंने जल्दी से नजरें नीची कर ली। ये ना हो कि उसकी दादी महसूस कर ले और मुझे जॉब से ही निकाल दे। उसकी दादी ने थोड़ी देर बाद मैनेजर से मशवरा करने के बाद मुझे बताया, अगर मैंने अच्छे से ड्राइवर की जॉब की तो बतौर गार्ड अपनी पोती के लिए मुझे हायर कर लेंगी, क्योंकि उनके शहर में बहुत से दुश्मन मौजूद है और वो नहीं चाहती कि उनकी पोती को कोई नुकसान पहुंचाए। मैंने जल्दी से बोला, हाँ जरूर, मैं गार्ड की जॉब भी कर लूंगा। ड्राइवरी वैसे भी मुझे इतनी आती नहीं थी। मैंने आज तक ड्राइविंग नहीं की थी। आपकी पोती के लिए बतौर ड्राइवर काम करना चाहता हूँ ताकि आपके दुश्मन से उसे नुकसान ना पहुंचा सके। सबर मियाँ, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? उन्होंने चश्मे के नीचे से मुझे देखते हुए कहा। उनके शौहर सियासतदान रह चुके थे, जिसकी वजह से उनके बहुत दुश्मन शहर में उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त प्लान करते रहते थे। और मुझे भी ये मालूम था कि इस लड़की की हिफाजत करने में मेरी जान भी जा सकती है, मगर इस वक्त इस लड़की का हुस्न मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा था और मैं उसमें अपनी परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ उसे हासिल करना चाहता था। मैं इससे मोहब्बत नहीं करता था, बस मुझे जिस्म की भूख थी जो हर चीज पर हावी हो रही थी। मैं न जाने क्यों हर औरत को इस निगाह से देखने लगा था। मैं खुद पर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल खोता जा रहा था और ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि मेरे हॉस्टल में रहने वाले सब दोस्त ही शादीशुदा थे और अक्सर वो इस तरह की वीडियोस देखते थे, जिसकी वजह से मेरे जज्बात में शिद्दत आ जाती थी। मैंने अपने आप को इस चीज से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इन वीडियोस को देखने की गंदी लत लग चुकी थी। लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अब इन वीडियोस की बदौलत शादीशुदा जिंदगी की बातें मेरे सामने खुल चुकी थी। मैं इस चीज से जितना भागता था
मुझे इस चीज़ की आदत उतनी ही ज़्यादा होती गई थी और आखिर में बेबस होकर मैं ये सोचने लगा कि किसी तरह इस लड़की का जिस्म हासिल कर लूं। वो बेहद प्यारी, मासूम और नाजुक मिजाज थी। उसको देखते ही कोई भी इंसान अपने हवास खो दे। बल्कि तुम एक काम करो, तुम अपना सामान लेकर क्वार्टर में शिफ्ट हो जाओ, इसकी दादी ने मुझे ये कहा और वो उठकर चली गई। मैं अचानक मुखातिब किए जाने पर गड़बड़ा गया था, लेकिन बात समझने के बाद मैं खुशी-खुशी हॉस्टल रवाना हो गया। वहाँ से मैंने अपना सामान पैक किया और गुनगुनाते हुए जाने लगा। जब मेरे दोस्त हादी ने मुझे मुखातिब किया और पूछने लगा कि ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम इतने खुश हो? मैंने उसे बताया कि मेरी जॉब लग गई है और मुझे रिहाइश भी मिल गई है, इसलिए मैं ये हॉस्टल छोड़ के जा रहा हूँ। वो मुझे हैरत से देखने लगा। ऐसी रातों रात तुम्हारी कौन सी लॉटरी लगी है जिसकी वजह से तुम हॉस्टल भी छोड़ के जा रहे हो? बस लगी है, तुझे कभी तफसील में बाद में बताऊंगा। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अपना सामान ट्रांसफर करवाना है और गाँव अम्मा के पास रकम भिजवानी है। मैं जल्दी में वहां से अपना बैग उठाया और हॉस्टल से निकल गया। हवेली पहुंचकर मैंने अपने क्वार्टर में सामान सेट करना शुरू कर दिया। वो एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा क्वार्टर था जहाँ पर 6 लोग आराम से रह सकते थे, लेकिन फिलहाल मैं वहाँ अकेला रह रहा था। इर्द गिर्द और भी क्वार्टर बने हुए थे जहाँ इनके बाकी मुलाजमीन रहा करते थे और वो सब अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। मैं वाहिद था जो अकेला रहा करता था। मैंने इस लड़की की दादी से इजाज़त लेनी चाहिए थी कि अगर वो चाहें तो मैं अपनी अम्मी को भी यहाँ लेकर आ सकता हूँ, मगर नहीं चाहता था कि इस लड़की को हासिल करने में मेरी माँ की कोई रुकावट बने या कोई भी इंसान हम दोनों के बीच में आए। मैं जितना जल्दी हो सके इसे हासिल करना चाहता था। वो इतनी मासूम थी कि उसे पता भी नहीं था चलना कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ या क्या करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की थी, लेकिन 6-7 साल से दोस्तों के साथ रहते हुए न जाने कब मैं इनके जैसे बनने लगा और इनकी सोहबत में मैं ये सोचने लगा कि किसी तरह किसी लड़की के साथ ताल्लुकात बनाऊं। शादीशुदा होकर भी यहाँ किसी न किसी के साथ ताल्लुक में रह रहे थे। इनके देखते हुए मुझे ये सब गलत नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशात अब पूरी कर लूंगा। हमारे हॉस्टल के सामने एक गर्ल्स हॉस्टल था। वहाँ मेरी दोस्त अक्सर मुझे झांकते हुए पाए जाते थे, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड्स वहाँ रहा करती थी और वो इनसे होटल्स में मिलने भी जाया करते थे। बल्कि ना सिर्फ मिलने जाया करते थे, बल्कि वो हर काम कर चुके थे जो हमारे यहाँ सिर्फ शादी के बाद होते हैं। अगली सुबह में 8 बजे तैयार होकर ड्राइवर को गाड़ी निकालते हुए बोला, जो कि नाश्ता करने में मसरूफ था। मैंने उसे कहा कि बीबी जी कॉलेज के लिए रेडी है, जल्दी गाड़ी निकालो, हमें जाना है, देर हो रही है। अभी मैंने ड्राइवर से ये बातें ही कर रहा था कि वो मुझे लाल टॉप और जीन्स में आती हुई दिखाई दी। उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं किसी भी चीज को देखने के काबिल नहीं रहा। न जाने ये मोहब्बत थी या हवस। उसके लंबे कमर तक आते बाल किसी भी इंसान की नीयत खराब करने के किरदार अदा कर सकते थे। मैं उसके चेहरे पर आती शरारती लटों को पीछे करते हुए जेर लब मुस्कुराते हुए मोबाइल पर न जाने किससे बातें कर रही थी। मैं मुसलसल उसे घूर रहा था। मैं तब चौंका जब ड्राइवर ने मुझे जोर से बाजू मारा। मैंने ऊपर देखा, टेरेस पर उसकी दादी मुझे ही देख रही थी। मैंने जल्दी से नजरें झुकाई और बीबी का बैग लिया और इनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और हम कॉलेज के लिए निकल पड़े। इनको कॉलेज छोड़ने के बाद हम वापस आए और मैं क्वार्टर में सोने चला गया, क्योंकि रात में देर तक प्लानिंग करते हुए मैं जागता रहा था कि मैं किस तरह इस लड़की को हासिल कर सकता हूँ और इसकी दादी को भी पता ना चले। वो बहुत असर रसूख वाले लोग थे। इनमें इस सब में मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन जान की परवाह किसे थी। मैंने अम्मा को रकम भिजवा दी थी। वो बहुत खुश हो रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि मुझे ऐसी जॉब कहाँ से मिली है जो मुझे इतनी ज्यादा सैलरी दे रही है। कहीं मैं किसी गलत काम में तो नहीं फंस गया। इनको हमेशा ये फिक्र सताती थी कि कहीं मैं शहर जाकर किसी गलत काम में ना पड़ जाऊं या गलत दोस्तों की सोहबत इख्तियार ना कर लूं जिससे मेरा नुकसान हो जाए। इस लड़की में इतना बचपना था कि वो मुझे गले लगाते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करती थी, बल्कि वो मुझे अंकल अंकल कहा करती थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। एक रोज कॉलेज से वापसी के वक्त उसका टेस्ट इतना अच्छा हुआ कि उसने मुझे गले लगा लिया। तब मैंने गैर इरादी तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर लिया। उसकी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो गाड़ी में बैठ गई और मुझे भी साथ बिठा लिया। अब मैं हर वक्त उसको बहाने बहाने से टच करने की कोशिश करने लगा। उससे मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैं एक दिन टच किए बगैर नहीं रख सकता। वो इतनी मासूम थी कि उसको पता भी नहीं चला कि मैं उसको क्यों इस तरह से टच करता हूँ। वो समझती थी कि मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। कुछ रोज के लिए ड्राइवर की छुट्टी पर चला गया, जिसकी वजह से उसको पिक ड्रॉप करने की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर आ गई और ये जिम्मेदारी मैंने अपनी खुशी से ले ली थी। मैं बहुत खुश था कि मैं अब आसानी से वो कर सकता था जिसकी प्लानिंग पिछले 1 माह से कर रहा था। उसकी दादी को नहीं मालूम था कि वो उसने अपनी पोती के लिए जो गार्ड सिलेक्ट किया है वो उसकी इज्जत का दुश्मन बना हुआ है। मैं बेबस था, खुद को नहीं पता था मुझे तो ये सब क्यों कर रहा हूँ। मेरी तरबियत हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन मैं अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर ये सब कर रहा था। काफी दिनों से मैं इस मौके की तलाश में था और आज मुझे वो मौका मिला था। कॉलेज से आते हुए मुझे आइसक्रीम खाने की उसने फरमाइश की। मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और उसे लेकर आइसक्रीम पार्लर में चल पड़ा। वापसी पर जहां उसके ऊपर आइसक्रीम लगी हुई थी, मैंने उसे टिश्यू से साफ करते हुए हंसते हुए कहने लगा कि मुझे देखकर हंसने लगी।
इधर पहली बार मैंने उसके लिप्स को टच किया था और मुझे ऐसे लगा था जैसे मैं इनको हासिल किए बिना नहीं रह सकता, और मैंने आज ही इस प्लान पर अमल करने का सोचा। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं गाड़ी को कदरे सुनसान गलियों से गुजारता हुआ शहर से हटकर गांव जाने वाली सड़क पर ले जाने लगा, जहां उसने मोबाइल से चौंक कर बाहर देखा। अंकल, ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमारा घर इस तरफ तो नहीं आता। मैंने कहा, बेटा ये शॉर्टकट है, तुम्हारी दादी ने बोला है कि आज जल्दी कॉलेज से घर ले आओ, और हमने आज बहुत देर कर दी है। आइसक्रीम खाते हुए मुतमईन होकर दोबारा मोबाइल देखने लगी। मैंने रास्ते से 2 जूस लिए, डिब्बे लिए। एक जूस में नशावर दवा मिलाई और उसे दे दिया। उसे पता भी नहीं चला कि जूस में कुछ मिला हुआ है। अपना जूस मैंने पिया और ड्राइविंग करने लगा, और थोड़ी दूर सुनसान इलाके में जाकर मैंने गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया। इस मासूम लड़की का नाम आयशा था। मैंने उसे बोला, आयशा बेटा, आप बैठ जाओ, मैं एक मैकेनिक को बुलाता हूँ। उसने कहा कि इनका मुझे हल्के से चक्कर आ रहे हैं अंकल, मुझे कुछ हो रहा है, प्लीज आप दादी जान को जल्दी से कॉल करें और वो गाड़ी भिजवा दें। मैंने कहा, हाँ। मैं सर हिलाया और मोबाइल चलाते हुए कॉल करने की एक्टिंग करने लगा। वो तकरीबन 5 मिनट बाद मुकम्मल तौर पर अपने होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। मैं मुस्कुराते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर उसे लिटाया और गाड़ी के लॉक अच्छे से चेक किए और उसके पास बैठ गया। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी और मुझे तब लगा कि आज मैं जन्नत की सैर करने वाला हूँ। उसके नर्म गुलाबी होंठों की कशिश इतनी थी कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका, उस पर झुका। मैं जैसे ही झुका, जोर से मोबाइल थरथरा उठा। उसकी दादी अम्मा की कॉल थी। मैं डर के मारे जल्दी से दूर हुआ और गाड़ी से निकलकर कॉल सुनने लगा। वो मुझसे लेट होने की वजह पूछ रही थी। मैंने उसे बताया कि बीबी ने आइसक्रीम खाने की फरमाइश कर दी है, हम आइसक्रीम पार्लर में मौजूद हैं, आप कहें तो मैं बात करवा दूं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, बस जल्दी लौट आओ, मुझे घबराहट हो रही है। तब मुझे अपना प्लान फ्लॉप होता दिखाई दिया, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा था क्योंकि मेरे जज्बात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुके थे कि मैं हर खौफ से बालातर हो गया था। कोई और वक्त होता तो मैं हरगिज एक छोटी बच्ची के बारे में ऐसा ना सोचता। मैं जल्दी से गाड़ी में गया, फिर से लॉक लगा लिए और उसके करीब बैठ गया। मैं जैसे ही उसके करीब गया, उसके ऊपर मेरे दरमियान 3 से 5 इंच का फासला था। तब वो उठी और मुझे जोर से धक्का दे दिया। ये क्या कर रहे हैं अंकल आप? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। आपको क्या लगा मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे पता नहीं चलेगा गुड टच और बैड टच क्या होता है? मैं आपको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी ताकि मैं अपनी दादी जान से आपकी शिकायत कर सकूं। आपको नहीं पता मेरी दादी कॉल पर मौजूद है और वो सब सुन रही है। आपने क्या समझा आप बच जाएंगे? उसने गुस्से से कहते हुए जल्दी से अपना बैग उठाया और गाड़ी से निकलने लगी। न जाने इस वक्त मुझे क्या हुआ कि मैंने उसका जोर से पीछे से पकड़ा और उसे जबरदस्ती करने लगा। थोड़ी देर बाद पुलिस का सायरन बजने लगा और मुझे पता ही नहीं चला कब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। होश मुझे तब आया जब जेल में जाकर उन्होंने मुझे खूब मारा। तब मेरे सारे जज्बात झाग की तरह बैठ गए थे और मैं निहायत ही शर्मिंदा था कि ये मैंने क्या हरकत कर दी है। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था, बल्कि नौकरी भी छूट गई थी। पिछली नौकरियां भी मैंने अपनी मर्जी से छोड़ दी थी और हॉस्टल भी छोड़ आया था। अब यकीनन वो औरत मुझे कड़ी सजा देगी। मेरे कानों में हील की टिक टिक सुनाई दी। आयशा और उसकी बूढ़ी दादी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा ताकि मैं इन्हें देख सकूं। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। उसकी दादी के पीए ने जल्दी से इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर भागते हुए आया और उस बूढ़ी औरत के सामने अदब से खड़ा हो गया। जी जी मैम, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। मैंने इसे ड्रग्स और कत्ल के केस से फंसा लिया है। अब कोई वकील भी इसे बाहर नहीं निकाल सकेगा। इसको या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। इंस्पेक्टर ने सर झुकाते सारी तफसील बताई। मैं ये सुनते ही शौक में चला गया कि अब इतनी सी गलती पर मुझे सारी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। मेरी माँ का क्या होगा? क्या वो अपने बेटे को कभी नहीं देख सकेंगी? इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि मैं जेल में हूँ। हॉस्टल वाले सारे दोस्त खुद अपनी मर्जी से छोड़कर जा चुका था। कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी माँ को बता सके कि उनका बेटा जेल में है। मेरे जैसे ही होश संभाल बहाल हुए, मैंने जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पाँव पड़ गया। अल्लाह का वास्ता है मैम, मुझे छोड़ दे, ये गलती हुई है। मैं ये शहर छोड़ दूंगा, बल्कि शहर क्या, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव चला जाऊंगा और कभी मुड़कर नहीं देखूंगा, बल्कि किसी भी और को गंदी निगाह से नहीं देखूंगा। मेरी एक बूढ़ी माँ है, वो मेरे बगैर मर जाएगी। उसको कौन बताएगा कि उसका बेटा जेल में है? प्लीज अल्लाह के वास्ते रहम करें। आपको आपकी पोती का वास्ता है, मुझे छोड़ दें। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा और मैं सबके सामने आपकी पोती से माफी मांगूंगा। प्लीज मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ मत रहने दें। मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मैं इस बूढ़ी औरत के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, बल्कि वहां से चली गई और इंस्पेक्टर को कुछ हिदायत करने लगी। मैं हैरत से सबको देखने लगा। ये मेरे साथ क्या हुआ है? अम्मा सही कहती थी कि मुझे शहर में हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं। ये सिर्फ खुद खराब नहीं होते, बल्कि अपनी सोहबत में रहने वालों को भी कर देते हैं। गलत दोस्तों की सोहबत ने आज मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया था। मुझे सजा फांसी की होने वाली थी। मैं बेबसी से रोने लगा। मुझे रोता देखकर वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर को मुझ पर तरस आया और मुझे कहने लगा
कि बताओ तुमने घर कॉल करनी है? तो मैंने हाँ में सर हिलाया और अपने दोस्त अमजद को कॉल करने लगा, जो कि बचपन से मेरा दोस्त था और सऊदी अरब में मुकीम था। वो ही अब कुछ कर सकता था। जब मैंने उसे सारी तफसील बताई तो वो हैरत से दंग रह गया कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो आज तक किसी लड़की को नज़र उठाकर मैंने नहीं देखा। मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया, ये कैसे हो सकता था? वो मुझे इसने तसल्ली दी कि वो सब ठीक कर देगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने किसी दोस्त को भेजता है जो वकील हायर करेगा, शायद मैं बच जाऊँ, वरना उन्होंने जो कत्ल केस और ड्रग्स का केस मुझ पर लगाया था, उससे मैं कभी भी बाजियाब नहीं हो सकता था। लेकिन वो इतनी कोशिश कर सकता था कि मुझे फांसी ना हो, बल्कि कुछ सालों की सज़ा हो जाए। उसने मुझसे वादा किया वो मेरे बाद मेरी अम्मा का ख्याल रखेगा और इन्हें कभी ये नहीं बताएगा कि इनके बेटे को उम्र कैद हो गई है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को कभी देख नहीं सकेंगे। मेरा दोस्त सऊदी अरब में मुकीम था, जिसकी वजह से वो खुद आकर मेरा मसला हल नहीं कर सकता था। वो गुस्से में था, मुझे गालियां भी दे रहा था, लेकिन उससे मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने वादा किया था कि मुझे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन इंस्पेक्टर ने इतने स्ट्रॉन्ग केस मुझ पर किए कि मुझे उम्र कैद की सजा हो गई। मेरे दोस्त की कोशिश भी नाकाम हो गई, बल्कि मेरी माँ को भी पता चल गया कि उनके बेटे ने क्या हरकत की है। जिस दिन मुझे उम्र कैद हुई, उस दिन वो आई और अपने पूरे जोर से मुझे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि आज से वो समझेंगी कि उनका बेटा किसी हादसे का शिकार होकर मर गया। उनका बेटा ऐसा ही नहीं हो सकता था, जो एक लड़की की इज्जत तार तार करते हुए पकड़ा गया है। मैं बेबसी से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। मेरी गलती इतनी नहीं थी कि मैंने हॉस्टल में ऐसे लड़कों के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली थी जो इस तरह के कामों में अव्वल दर्जे पर थे। मेरी माँ मुझे हर बार समझाया भी करती थी, लेकिन जज्बात में आकर मैंने बहुत गलत फैसला कर लिया और अब मुझे इस फैसले को सारी जिंदगी के लिए भुगतना था। तब मुझे ही समझ जाना चाहिए था, जब इस बूढ़ी औरत ने मुझे ये बताया था कि इनका ताल्लुक सियासत से है। मुझे इस घर से दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी और इनके घर की बेटी को इस तरह बुरी निगाहों से नहीं देखना चाहिए था। मगर न जाने मेरे दिल में क्या समाई कि मैं उसे हलाल तरीके से हासिल करने के बजाय हराम तरफ निकल पड़ा। मुझे मालूम हो गया था शायद मैंने इसे अपनी बीवी नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने इसे गलत नजरों से देखना शुरू कर दिया और इसको हासिल करने की गलती जायज तरीके सोचने लगा, नाजायज से। इससे भी ज्यादा हाथ मेरे हॉस्टल के दोस्तों तक का था, जो मुझे हर वक्त फोन पर समझाया करते थे कि किस तरह मैं इस लड़की को हासिल करता हूँ। इसमें शायद ज्यादा गलती दूसरों की नहीं, बल्कि मेरी अपनी थी। मेरी अपनी बेजा ख्वाहिशात की वजह से ये सब हो रहा था कि माँ ने बेटा मारने से इनकार कर दिया था और जिस लड़की को मैंने हासिल करने की कोशिश की थी, उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद करवा दिया था। शायद हम जैसे लोगों का यही हाल होता है, जो जायज को नाजायज तरीके से हासिल करना चाहते हैं। आज मुझे जेल में 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मेरा ज़मीर मुझे रोज़ मलामत करता है। काश मैंने इस मासूम लड़की को इस निगाह से ना देखा होता, तो आज मैं बच गया होता, बल्कि अपनी माँ के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा होता। जितनी उन्होंने मुझे सैलरी दी थी, अगर मैं सारी ज़िंदगी भी वो जॉब करता, तो मेरी अगली कई नस्लें आराम से ज़िंदगी गुजार सकती थी। लेकिन इस सब में 70% मेरा अपना ही कसूर था, बल्कि कहीं न कहीं हमारे मुआशरे के इन लोगों का भी, जो अपनी औलाद की शादी देर से करते हैं, जिसकी वजह से वो नाजायज़ कामों में पड़ जाते हैं, बल्कि अपना ही नुकसान कर लेते हैं। यहाँ सब मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये कसूर मेरी माँ, मेरे दोस्तों और इस बूढ़ी औरत का भी है, जो अपनी पोती के लिए एक जवान गार्ड ढूँढ रही थी और इसकी पोती इस तरह के कपड़े पहनकर आती थी। वो किसी भी आदमी की नीयत खराब हो जाए, लेकिन अकेला कसूर मुझे ही दिया गया था और मुझे हमेशा-हमेशा के लिए कैद में डाल दिया गया था। लेकिन मुझे इस बात का अफ़सोस नहीं है, मुझे इस बात का अफ़सोस है कि मेरी माँ ने मुझे बेटा मारने से इनकार कर दिया, बल्कि अब ना जाने वो कहाँ हों, कैसी हों, ज़िंदा भी होंगी या नहीं? क्या उन्होंने अपने बेटे को याद नहीं आती होगी उन्हें? ये सब सोचते हुए कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मुझे पता ही नहीं चला। इस सब इंस्पेक्टर से मेरी अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। अक्सर वो मुझे मोटिवेशन देता था कि मैं अल्लाह के हज़ूर सजदा रेज़ हो जाऊँ और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगूँ। अनजाने में ही सही, जो मैंने गुनाह किए हैं उनकी सज़ा मुझे दुनिया में ही मिल गई है। अब मुझे अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। इंस्पेक्टर से बात करने के बाद मैं मुस्कुराते हुए कुरान मजीद की क्लास लेने के लिए चला गया। जेल में उम्र कैद और जिनको ज़्यादा अरसे की जेल होती थी, तमाम मुजरिमों को हर तरह का हुनर सिखाया जाता था, ताकि वो बाहर जाकर अपने हुनर से अपनी रोज़ी का रोटी का इंतज़ाम कर सकें और रोज़ी-रोटी हासिल करने के लिए गलत तरीके भी इस्तेमाल ना करें कभी।